रात 1965 की जंग के बाद जब पाकिस्तान और भारत दोनों रूस के शहर ताशकंद में इकट्ठे हुए तो वहां पर एक मुआहदा तय पाया था, जिसके बाद हिंदुस्तान के इलाके हिंदुस्तान को और पाकिस्तान के इलाके पाकिस्तान को वापस किए जाना थे। पाकिस्तान की तरफ से सदर मोहम्मद अयूब खान और भारत की तरफ से उनके वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री शरीक थे। इन मीटिंगों के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहैसियत वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पर मौजूद थे। कहा जाता है कि वज़ीर ख़ारजा जो थे उस वक़्त अमरीकियों के साथ खासे करीब हो चुके थे और अमरीकी अपने चले हुए कारतूस अयूब खान को वहाँ से निकालना चाहते थे। इस बात का तस्करा जो है वो काफ़ी जगह पे आपको मिल जाएगा। ख़ास तौर पे मार्कर साहब की इस किताब में, जो उस वक्त सफ़ीर थे, उन्होंने बहुत तफसील से लिखा है कि उस वक़्त जो वज़ीर ख़ारजा थे वो वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सलाम नहीं लेते थे, जिसका अयूब खान ने बुरा मनाया और उन्होंने वहाँ उस वक़्त जो रूस के सरबराह थे ब्रेज़नेव, उनसे कहा कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं ये रात को सारी बातें और गुफ्तगू जो है वो अमरीकी सफ़ीर को लीक आउट कर देता है। ये बातें तो बहरहाल अपनी जगह थीं, लेकिन उसके आने के फ़ौरन बाद भुट्टो साहब ने ये तय किया था कि अब उन्होंने अपना एक सियासी सफ़र है उसका आगाज़ करना है और उन्होंने एक नारा बुलंद किया था कि अयूब खान ने जीती हुई जंग ताशकंद में मेज़ पर हार दी है। ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हो गया था और लोग ये कहते थे कि वो इस खुशी में ही मर गया है कि उसने अपनी ज़मीनें जो पाकिस्तान ने कब्ज़ा की थी वो वापस ले ली। लेकिन भुट्टो ने इस कार्ड को इस तरह खेला कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने रावलपिंडी से एक ट्रेन के सफ़र का आगाज़ किया और ट्रेन के सफ़र का आगाज़ करते करते जैसे ही ट्रेन सुबह सवेरे के वक्त लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो अवाम का इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक़्त ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम के दिलों की धड़कन बन चुका था। लेकिन इन सारी बातों से बेखबर अयूब खान जो था वो बिल्कुल वैसे ही इस तरह समझ रहा था कि जैसे आज की इस्टेब्लिशमेंट समझ रही है कि ये जो मकबूलियत का भूत होता है इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है ताकत के सामने। हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे ताकत से इसको ख़त्म कर देंगे। यही वजह है कि भुट्टो पर जब मुकदमात चले और सब कुछ हुआ तो उस दौरान जेल में गया तो उसकी जब पहली ज़मानत ली गई तो उस वक़्त एक ख़तरा ये था कि अगर दोबारा इसने ट्रेन से सफ़र का आगाज़ किया तो वह गली गली जगह जगह लोग उसके जो रेलवे स्टेशनों पर रुकते जाएंगे और लाड़काना पहुँचते पहुँचते जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू कर देगा। तो उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर मसूद नबी नूर को भेजा गया एक हेलीकॉप्टर दे के, साथ एक SP साहब भी थे और उन्होंने भुट्टो से कहा कि हम आपके लिए हेलीकॉप्टर लेके आए हैं कि हुकूमत चाहती है आपको हेलीकॉप्टर के ज़रिए कराची या अगर आप लाड़काना जाना चाहते हैं तो वहाँ पहुँचा दें। तो भुट्टो ने कहा कि एकदम कि मुझे पता है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर बम रखा हुआ है और मुझे बम से उड़ा दिया जाएगा। जिस पर मसूद नबी नूर ने ख़ास तौर पे आगे बढ़ के कहा कि अगर आप समझते हैं कि इसमें बम रखा हुआ है तो मैं और SP साहब दोनों आपके साथ वहाँ जाने को तैयार हैं। जिस पर भुट्टो ने बड़े कहका लगाते हुए कहा, देखो हुकूमत इस वाक़े को सच करने के लिए आप दोनों को भी उड़ा देगी और वो बताएगी कि हमारा तो अपना SP और हमारा अपना DC इसमें मर गया है, हमारा क्या कसूर। और वो दोनों वहीं से पीछे पलट आए थे और उन्होंने आगे इस मरहले को हेलीकॉप्टर में भुट्टो को ले जाने की बात आगे नहीं बढ़ाई थी। आज तकरीबन 40 से ज़्यादा साल का अरसा बीत चुका है इस वाक़े को। उस ज़माने के अंदर से लेके आज तक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो चुकी हुई है और इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी हुई है कि आज मुझे यूँ लगता है कि जैसे जो भी कुछ इस वक्त हो रहा है इसका कुछ नतीजा इतना खौफनाक शायद ना निकल आए कि जो पाकिस्तान के अवाम इसके मुतहम्मल ना हो सकें और एक ऐसी खुरेजी के दरिया में ना हम डूब जाएं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज से पहले जितनी भी मूवमेंट्स चली हैं, हाँ वो 1958 से पहले की एक
छोटी मोटी सी मूवमेंट थी, या उसके बाद अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट थी, या उसके बाद भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट थी, तो लोगों ने उसके अंदर एक इमेज बनाया होता था कि अगर कोई फौज का सिपह सालार टेक ओवर कर लेगा तो वो कम से कम हम सियासी पार्टियां जो आपस में लड़ रही हैं या जो कुछ हमारे यहाँ हो हुकूमत कर रही है, इसके उतारने के बाद वो और कुछ नहीं तो कम इसको नीचे उतार के अमन लेके आ जाएगा। यही वजह है कि जिस वक्त ज़ियाउल हक के मरने के बाद भी जब पहली दफ़ा बेनज़ीर की गवर्नमेंट बदली गई थी तो मिठाई जो थी नवाज शरीफ ने बांटी थी, और उसके बाद जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट उतरी थी तो फिर मिठाई जो थी वो बेनज़ीर ने बांटी थी। यहाँ तक कि मुशर्रफ के टेक ओवर करने के बाद जो बेनज़ीर का बड़ा मशहूर उसका इंटरव्यू है जिसमें उसने ये कहा था कि ये जो डिक्टेटर है ये इस वक्त के जो सिविल डिक्टेटर जो है नवाज शरीफ से उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो तो सियासी मुखालफिन का जीना दोबर कर रहा है, और उसने फिर अपने मुकदमात का भी जिक्र किया था, फिर आसिफ जरदारी के मुकदमात का भी जिक्र किया था, और फिर नवाज शरीफ की मुंतकिम मिजाज जो शख्सियत है उसके बारे में भी उसने बात की थी, और उसने कहा था कि वेस्ट नहीं जानता कि एक सिविलियन डिक्टेटर कितना गंदा और खलीस होता है। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में कम से कम इस बात का अंदाजा आज से 2 साल पहले हो जाना चाहिए था कि 1948 से लेके कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद से लेके अब तक, यानी आप सोचें बेशुमार गवर्नमेंट्स बदली हैं, बेशुमार किस्म के गवर्नर राज लगे हैं, जिनमें से पहला गवर्नर राज जो है वो सिकंदर मिर्जा का लगा था। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई है, इमरान खान की हुकूमत को उतारा गया है, लेकिन पाकिस्तान के किसी कस्बे में, किसी इलाके के अंदर, किसी भी जगह पे खुशी का इजहार नहीं किया गया, मिठाई नहीं बांटी गई। और ये बात जो है ये तो सब पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर पे बैठे हुए इस वक्त जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, जितने भी आरपीओज हैं, जितने भी सीसीपीओ हैं, जितने भी आईजीज हैं, वो बखूबी जानते हैं कि इस वक्त अवामी सूरत हाल किस किस्म की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर एक बददिली सी आज इस वक्त फैली हुई नज़र आती है कि शायद उनकी क़यादत जो है वो नहीं चाहती थी और बुज़दिल है, और वो अपनी असम्बलियों के अंदर बैठी हुई। एक बात बड़ी तय है कि मैंने कम से कम तवील अरसे से ये मशवरा दिया है कि जो हालात इस तरह के बन चुके हुए हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जिस वक्त इक़्तिदार से निकाले गए थे उसके कुछ थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पर बनी गाला में, ईद का अगला दिन था, तो मैंने कहा था कि देखिए किसी भी तौर पर भी किसी एक शहर में जमा होने की कोशिश नहीं करना। उस जमा होने की कोशिश आप करेंगे तो हर बात है बड़ी आसानी के साथ आप पर काबू पाया जा सकता है। एक तो ये है कि खा KPK से बंदा आएगा, खा बलुस्तान से आएगा, सिंध से आएगा, खानेवाल से आएगा, कहीं भी आएगा, वो उस शहर के अंदर अजनबी होगा। फिर जो एक लेटर आज मेरे सामने इस वक्त कमिश्नर का है, ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेटर के तहत वो सारी प्लानिंग नजर आ रही थी कि वो करना क्या चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ था कि हमने, एक तो यह तो कहता है कि वी हैव क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग दैट द मिस्क्रिएंट्स हैव एंटर्ड इन द सिटी, कि बहुत कुछ दहशतगर्द किस्म के लोग जो हैं वो इस शहर के अंदर आ गए। इन द लाइट ऑफ दिस डेवलपमेंट एंड आफ्टर through consultation with our security and intelligence agency, it has become imperative to geofence the city to prevent any। अब ये करना ये था कि पूरे शहर की जियो फेंसिंग करनी थी उन्होंने, और ये ख़त भी उन्होंने लिखा है, किसको लिखा है, ये जो PTA के चेयरमैन को, कि वो जो बंदा भी टेलीफोन लेके अपने साथ मोबाइल लेके एंटर होगा, ज़्यादा बात है मोबाइल हर एक के पास है, तो फिर उस मोबाइल के डाटे को नादरों के साथ मैच करके जब वो जुलूस बिखर जाता, चले जाता, तो उसके बाद वो आपस में जैसे हॉल होता था, जैसे 9 मई के बाद हुआ था, एक ख़ास किस्म की चीज़ सूरत हाल जो है वो इस वक्त हो पाती। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक किस्म का जो फैसला किया गया है कि यहाँ पर जमा होने से बेहतर यही है कि अगर आप किसी और जगह इसको एहतजाज को आगे ले जाएं। मसला सारा ये है कि जहाँ जहाँ कोई शख्स था अगर वहाँ एहतजाज कर लेता, और मैं आज भी कहता हूँ और कल भी कहता था कि अगर 200 शहरों के अंदर
100 سے 150 لوگ بھی ڈیلی احتجاج کرنا شروع ہو جائیں 1 گھنٹے کے لیے، تو صرف 15 دن کے اندر ایڈمنسٹریشن فٹیگ جو ہوتی ہے، انتظامیہ کی جو تھکن ہوتی ہے، وہ اس سطح پہ آ سکتی ہے کہ آپ حالات کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ اصل میں پاکستان کی تحریک انصاف کے اندر ایک مزاج جو ہے وہ بڑے جلسوں والا بنا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے یہ بھی بالکل انگلینڈ کی طرح ٹریفلگر اسکوئر ہے کہ جہاں ایک بہت بڑا مجمع ہوگا، اس کے اندر تقریریں ہوں گی، ڈانس ہوں گے، باتیں ہوں گی، گانے گانے جائیں گے، اور پھر لوگ گھروں کو چلے جائیں گے اور بات ہو جائے گی۔ پاکستان اس وقت بدترین قسم کی آمریت کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔